वेलकम टू पवित्रा एकेडमी। और आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट का, वो है हमारा पेपर 2, जो कि हुआ था 20 सितंबर 2015 को। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। यस, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। Do children acquire language because they are generally predisposed to do so, or because parents intensively teach them from an early age? This question essentially highlights, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, यस क्या दर्शाता है? देखिए, एक तो यहाँ पर बात आई है अनुवांशिक की, और एक आई है यहाँ पे माता पिता सिखाते हैं, मतलब पर्यावरण की। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात अगर मैं कहूँ, अनुवांशिक को कहा था किसने? नोम चॉम्स्की ने। और अगर हम बात करें इन्वायरमेंट को कहा था किसने? बीएफ स्किनर ने। और इनके बीच में ये जो बात चल रही थी, इसको हम कहेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बीच में एक बहस है, या हम कहेंगे एक डिबेट है। और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं? नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है, या प्रकृति और पोषण पर बहस। ठीक है जी, और यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि नेचर का मतलब क्या है? हेरिडिटी, और वहीं नर्चर का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट। तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस एक की विशेषता है? डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग। यस, एब्स्ट्रैक्ट शब्द आया है, अमूर्त शब्द आया है। तो एक सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेजेस हैं, ये किसने दी है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ये उठाई गई है, या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ये उठाया गया है क्वेश्चन। और जहां तक अगर हम बात करें अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, या एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग की, या अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की, तो आपको पता है जो फोर्थ स्टेज होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, उसका एक और भी नाम है। वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, या अमूर्त संक्रियात्मक चिंतन। ठीक है, और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो स्टेज है जब हम अमूर्त रूप से वैज्ञानिक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और यदि आपको मूर्त या अमूर्त में कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर या वेबसाइट पे जाके इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ए चाइल्ड रीजन्स, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल? अब देखिए, पहली बात तो आप इस चीज को समझिए, यहाँ पर बच्चा एक तो आदान प्रदान कर रहा है, भाई आप मुझे ये दें, बदले में मैं आपको ये दूंगा। तो मतलब यहाँ पर बात आ जाएगी किसकी? स्टेज 2 की, जिसमें हमारी जो रीजनिंग होती है वो आदान प्रदान को सही मानती है, मोरल मानती है। वहीं ये बच्चा एक तरीके से नाइस बनने की कोशिश भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी थर्ड स्टेज होती है, इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन या गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, उसके अंदर क्या होता है कि भाई आप मेरे लिए अच्छे क्यों हो? क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा हूं। ठीक है, तो शुरू में जो मैंने आपको कहा कि 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके ऑप्शन सही 2 दिए गए थे आंसर की में, यही वो क्वेश्चन है पहला। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 3 भी सही दिया गया था। मतलब सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, मतलब स्टेज 2 भी होगी, और स्टेज 3 में भी यह रीजन हो सकता है, बीइंग नाइस भी हो सकता है। तो इसके हमारे 2 ऑप्शन सही होंगे, जो कि आमतौर पे नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि ये आंसर की में है तो हम दोनों को ही सही मान के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4, प्रगतिवादी शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है
उसी का एक पार्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, तो अब उसकी बात कर लेते हैं कौन सा सही होगा। reaffirms the belief that the teacher has to be firm in her approach. In today's world, children cannot be taught without using punishment। कि भाई पनिशमेंट के बिना नहीं पढ़ सकता क्या बच्चा, ये तो चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। बिना दंड का प्रयोग किए बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आगे चलते हैं। ले स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यस, ये बात सही जा रही है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, देना चाहिए भाई। अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट है, इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं टीचर सेंटर्ड हो जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो चाइल्ड सेंटर्ड चलना है ना। इस सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक्स, यस टेक्स्ट बुक आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा, नहीं, बच्चों पर आधारित होना चाहिए, सेंटर में बच्चा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चंस एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू वॉइस देयर इंडिविजुअल ओपिनियंस ऑन द इश्यूज एंड रिफ्लेक्शंस व्हाइल गिविंग रीजंस फॉर द सेम प्रमोट। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। यस, कन्वर्जेंट थिंकिंग बढ़ेगी जी नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़नी चाहिए। जानकारी का पुनर्स्मरण होगा, ऐसा होगा, लेकिन हम इसको इतना महत्व नहीं देते हैं। बच्चों का मानकीकृत आकलन जी नहीं, मानकीकृत आकलन तो ऐसे नहीं होता है। विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन या एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इससे एनहांस होंगी, इससे प्रमोट होंगी। ये हमारा जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम अप रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन सा जोड़ेगा। यस, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिमस, नहीं, समानार्थक तो नहीं होते भाई, अलग तो होते हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। यस, ये बात सही जा रही है कि भाई इंटर रिलेटेड है कॉम्प्लेक्स मैनर से। देखिए जो डेवलपमेंट होती है वो लर्निंग को इफेक्ट करती है, और जो लर्निंग होती है वो डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। जितना ज्यादा हम सीखते जाते हैं उतनी ज्यादा हमारी डेवलपमेंट होती जाती है, और जितने ज्यादा हमारा माइंड डेवलप होगा उतना ही ज्यादा हम लर्न कर पाएंगे। तो ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स तरीके से गुथे हुए हैं, ये ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, ऐसा तो नहीं है भाई। लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, ऐसा भी नहीं है कि भाई अधिगम विकास से पीछे रहता है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यस, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नोट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना समझना। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, ये तो सही बात है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है जी। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल या संशोधन योग्य है, बिल्कुल ये भी सही बात है भाई, उसमें संशोधन किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जैसा आज मेरा विकास चल रहा है वैसे ही आगे भी चलेगा, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ना। डेवलपमेंट इज गवर्न्ड एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन, क्या केवल संस्कृति से ही शासित होगा या केवल संस्कृति से ही प्रभावित होगा, ऐसा नहीं है। और क्योंकि ऑप्शन में नहीं पूछा गया है तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए की फीचर ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज दैट इन विच, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, यस क्या विशेषता है बाल केंद्रित की, यही विशेषता होनी है भाई कि बच्चे को ही महत्व दिया जाएगा और सब चीजें बाद में, सिस्टम बाद में, टीचर बाद में, टेक्स्ट बुक बाद में, डिसिप्लिन बाद में, सबसे पहले बच्चा। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जी, बल का प्रयोग तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहीं पर गलत हो गया है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों का निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो ये तो भाई फिर से टीचर सेंटर्ड हो गया, ये भी नहीं होगा।
शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। ये भी नहीं होगा क्योंकि मेन सेंटर में कौन है? शिक्षक, टीचर। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना है। बिल्कुल सही बात। द स्टूडेंट्स विद द टीचर्स गाइडेंस, आप गाइड कर सकते हैं, आप उनके ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद करेगा। आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, ये बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंस? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, जो बेस्ट है, जो वो बात बतानी है बुद्धि के बारे में। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डू वेल इन स्कूल, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। ऐसा थोड़ी है कि जो स्कूल में नहीं जाते वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट्स टू इट, बिल्कुल सही बात। इंटेलिजेंस कैन बी रिलायबली डिटरमाइंड ओनली बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग आईक्यू टेस्ट, नहीं नहीं, गलत बात है भाई। केवल हम आईक्यू टेस्ट से करेंगे क्या? ऐसा नहीं है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी नहीं भाई, स्नायु तंत्र तक हम केवल इसको सीमित नहीं करेंगे। जो एग्जैक्ट सही आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है? मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है और इसके कई पहलू हैं, जैसा कि हमने देखा भी है ना, होवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, उन्होंने कई प्रकार की इंटेलिजेंस बताई है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। और अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। जेंडर बायस रेफर्स टू, लिंग पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। देखिए जेंडर बायसनेस का मतलब क्या है कि जब हम लिंग के आधार पर हम काम असाइन कर देते हैं कि भाई ये काम लड़कों के हैं, ये काम लड़कियों के हैं, ये पहनावा लड़कियों का है, ये पहनावा लड़कों का है, ये रिस्ट्रिक्शंस लड़कों पे रहेंगी, ये रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों पे रहेंगी। जब हम केवल और केवल लिंग के आधार पर हम ऐसे समाज को बांटते हैं, उसको कहते हैं जेंडर बायसनेस, या हम पक्षपात करते हैं। तो उससे रिलेटेड अब एक बार देख लेते हैं क्या है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यू टू देयर फिजियोलॉजी, कि भाई शरीर विज्ञान के अकॉर्डिंग हम उसको स्वीकार करें, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, शरीर विज्ञान की यहाँ पे बात ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, ये बात सही जा रही है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड्स, क्योंकि ये कल्चर टू कल्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, सोसाइटी और कल्चर का बड़ा डिफरेंस होता है। क्या आपको नहीं लगता कि भाई एक अमेरिकन जो होते हैं वो एक अलग तरीके से लड़कों और लड़कियों में डिफरेंस करते हैं, और इंडियन जो है वो अलग तरीके से करते हैं, अरब कल्चर में एक अलग तरीके से करते हैं, तो ये डिफरेंट होता है। जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं, जेनेटिक डिफरेंसेस की तो बात नहीं है, ये फिर से शारीरिक बात आ गई है। अनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं होगा। परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज रिलेटिवली फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, नहीं, सेल्फ का परसेप्शन नहीं है भाई, ये तो समाज का है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, कि हम सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के आधार पर लड़कों और लड़कियों में भेद जो करते हैं वो जेंडर बायस कहलाएगा। ओके, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोवर्स। ठीक है, अब सबसे पहली बात, फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोवर्स कौन होते हैं? मतलब जिनकी सबसे पहली जनरेशन स्कूल में जा रही है, मतलब जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, उनके घर में उनका कोई बड़ा भाई बहन चाचा ताऊ कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, द वेरी फर्स्ट पर्सन ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोवर्स। आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यू मोस्ट लाइकली टू डू, आप सबसे ज्यादा क्या करने की आपकी सर्वाधिक संभावना रहेगी? बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है, हम बच्चे से ऐसा कहेंगे क्या? यहीं पर ऑप्शन गलत हो गया है ये। माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने को नम्रता पूर्वक कहेंगे, भैया ट्यूशन ही लगवाना तो फिर आप क्या कर रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध करवाएंगे, ये बात सही जा रही है।
ठीक है, या हम आप उनकी सहायता करेंगे गृह कार्य करने के लिए और कुछ भी बुनियादी सहयोग के लिए आप उनकी सहायता करेंगे। उन्हें याद करने के लिए उत्तर और 5 बार अपनी अरे अरे अरे, उनसे और ज्यादा काम करवाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। ये सही होगा हमारा आंसर, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज एंड फॉर होम वर्क। ओके, तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इवन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वेरी greatly in appearance, abilities, temperament, interest, aptitude, amongst other things. What is the role of the teacher in this regard? समान आयु वर्ग के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। आप एक क्लास में जाना, आपको दिखाई दे जाएगा ये ऐसा बच्चा है, ये ऐसा बच्चा है, ये ऐसा बच्चा है, बिकॉज इंडिविजुअली और ऑल डिफरेंट। ठीक है, तो भाई विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए? सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। जब एक प्रकार के बच्चे हैं नहीं तो विकास एक प्रकार से कैसे हो सकता है? ऑप्शन हो गया बिल्कुल ही गलत। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, ये बात सही है। Ensure that each child gets opportunities to develop as per her potential, कि भाई जो आपका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग ग्रो करो, ये एंश्योर हो सकता है। ले डाउन नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड, नहीं नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड क्यों रखेंगे भाई हम। एंश्योर दैट टीचर यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, नहीं फिर से वही बात आ गई, हम मानकीकृत निर्देश नहीं रखेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए टीचर्स मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन इंक्लूसिव क्लासरूम इज, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समावेशी कक्षा का मतलब क्या है? जिसमें सबका समावेशन हो, जिसमें सबको इंक्लूड किया गया हो, इंक्लूसिव हो। और इंक्लूजन या समावेशन का मतलब क्या है? RTE 2009 में कहा गया कि भाई सभी बच्चों को हमें पढ़ाना है डिस्पाइट ऑफ हिज स्पेशलिटी, मतलब हमें स्पेशल बच्चों को भी नॉर्मल क्लासरूम्स में ही इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है। तो ऐसे में टीचर का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल क्या होगा? टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से पढ़े, भाई समान गति से नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, मानक निर्देश नहीं देने हैं। मानक निर्देश मतलब स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड मतलब जो ऑलरेडी सेट कर दी गई है। आप हर बच्चे को एक जैसी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को, अरे माता पिता के व्यवसाय से भावी व्यवसाय कैसे जान जाएंगे? ये चीज बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट एंड आर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन देयर कॉन्सेप्ट्स? अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? किस प्रकार सहायता करेंगे जी? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देके? जी नहीं। गिविंग चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये बात सही है। आगे भी देख लेते हैं। बाय डिक्टेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन, एंड डिक्टेटिंग द इंफॉर्मेशन से नहीं सीखेगा बच्चा। और पनिशमेंट तो भाई बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। क्या? कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, कि भाई इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा? अपनी अवधारणाओं को बदलने में सहायक होगी वो चीज। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। भाई मान लो आप समझ के चलो कि भाई अगर आप 10 बुक्स पढ़ेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐसा कुछ बना दिया सिस्टम। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे। दिस स्ट्रेटजी माइट नॉट वर्क। ठीक है, लॉन्ग रन में ये माइट नॉट वर्क। क्यों भाई, कैसे काम नहीं करेगी? जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। जी नहीं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ये चीज छोड़ दें, ऐसा तो गलत है। पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य में बाधा डालेगा? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है बाधा डालेगा। ठीक है, डाल सकता है लेकिन ये इतना बड़ा कारण नहीं होगा।
यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। ये आंसर सही आ रहा है। दिस माइट लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट, कि भाई सर्टिफिकेट मिल रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। द लाइब्रेरी वुड नीड टू बाई, लाइब्रेरी को तो कामिक पुस्तकें खरीदना है भाई, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि इससे बच्चा मैकेनिकल हो जाएगा, वो केवल और केवल किसी लालच में ही काम करेगा, फिर वैसे काम नहीं करेगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, रोल ऑफ ए टीचर इन ए क्लास इज टू, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, यस क्या भूमिका है, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, वही बात शब्दों में बदलकर कह दी गई है, गलत होगा। समय सारणी का कठोरता से पालन करना, कठोरता तो रही नहीं भाई। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, यस ये बात सही जा रही है। प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशंस एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, यस हमारा एनसीएफ 2005 भी यही कहता है और यही होगा हमारा आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रंस मेकिंग एरर्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। त्रुटियों के संबंध में जो गलतियां करते हैं बच्चे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सही है गलत है, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, कुछ ऐसा पूछा गया है। लेकिन प्रश्न को करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, हमें गलतियों को हमेशा सही समझना है। जो बच्चे गलतियां करते हैं, क्यों, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि बच्चा कहां पर गलत कर रहा है और इसको कितना और हमें किस तरीके से सिखाने की जरूरत है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। जल्दी से देख लेते हैं। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बच्चे तो ऐसे ऐसे विचार कर जाते हैं, हम भी नहीं कर पाते। ठीक है, गलत बात है ये। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं, ये बात सही जा रही है। आगे भी देख लेते हैं। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, नहीं भाई अनुकरण करते रहेंगे तो फिर नया कैसे होगा। बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, कठोर दंड देंगे क्या, नहीं दे सकते। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट चिल्ड्रंस एरर आर विंडोज इनटू हाउ दे थिंक, कि किस प्रकार से सोचते हैं उसको देखने के लिए एक विंडो का काम करती है, एक खिड़की का काम करती है, क्या, त्रुटियां या गलतियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, आकलन जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है किसका, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का। क्यों है भाई, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है, बिल्कुल गलत बात कर रहे हो भाई। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहां पर है। भाई हम जब इंडिविजुअल डिफरेंट है तो हम तुलना नहीं करेंगे, इस बात को समझ लेना। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की भी परिपुष्टि होती है, ये बिल्कुल सही बात है। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आकलन नहीं होगा तो आपने कुछ नहीं सीखा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। असेसमेंट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सर्व्स एज ए फीडबैक फॉर हर ओन टीचिंग। इससे क्या होता है कि हमें बच्चे की लर्निंग का भी पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, और उस फीडबैक भी मिलता है कि भाई हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। मान लो आपने कुछ सिखाया और बच्चे के मार्क्स नहीं आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सिखाने में प्रॉब्लम है, तो उसका भी पता चलता है। मिंटू से ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर आंसर, यही होगा सही। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, और ये दिया गया है भाई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के पेज नंबर 13 से। ओके, देखते हैं जी क्या लिखा है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए, ऐसी होनी चाहिए पाठ्यचर्या। ठीक है, तो अब इसमें क्या है भाई, प्रश्न क्या है, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, यस प्राइमरी रोल क्या होना चाहिए टीचर का, देख लेते हैं जी। सबसे पहला इन्होंने कहा टू डू द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक सीक्वेंसली, तो फिर तो भाई बात ही क्या रह गई, पाठ्य पुस्तक के आधार से ही चलना था, तो गलत हो गया।
यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें, ये भी कोई सुनिश्चित करना सही बात नहीं निकल रही है यहाँ से। बच्चों को उनको अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, ये बात सही जा रही है। टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। टू डिस्कार्ड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक, अरे भाई आप बच्चों को निरस्त करके पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर 3 होगा सही, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्या दिया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन को परस्यू करें, शेयर करें और इंटीग्रेट करें अपने एक्सपीरियंसेस को, और यही लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में, टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, तो यही होगा हमारा आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। टू एनकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज, टीचर नीड टू, क्या करना चाहिए भाई टीचर को, अध्यापक को, शिक्षक को बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे को प्रेरित करने की, बिल्कुल सही बात है भाई, मोटिवेट कर दो, अपने आप प्रोत्साहित हो जाएगा। स्कोल्ड करने की, डांटने की जरूरत है क्या? डांट तो आप सकते भी नहीं हो भाई, गलत है। नियंत्रण में रखने की, बिल्कुल गलत बात है, कोई तोता थोड़ी इसको नियंत्रण में रखोगे, बांध के रखोगे। अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही, मोटिवेट द चाइल्ड, ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द context of emotion learning and motivation is most appropriate, तीनों को जोड़ दिया भाई, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में किस कथन से आप सहमत हैं? चलिए जी देखते हैं जी किससे सहमत होते हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती, अरे भावनाओं की तो सारी भूमिका रहती है, बड़ी गलत बात कर रहे हैं। तो कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि हम उसमें कितने निपुण हैं, जब निपुण है तो फिर सीख क्या रहे हो, ये बात भी गलत कर रहे हैं भाई। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, क्यों रख देना चाहिए? अगर भावनाएं ही नहीं होगी तो आप सीखेंगे कैसे भाई, गलत बात। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल भाई, अगर आपको इमोशंस नहीं है उस चीज के अंदर तो आप नहीं सीख सकते। इमोशंस आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरवाइंड विद मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस असेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। यस, किस योग्यता का आकलन करते हैं? सही उत्तर की पहचान करने, बिल्कुल जी, हम मल्टीपल चॉइस में सही उत्तर की पहचान करते हैं। सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने या रिकॉल करना, ये भी तो होता है। सही उत्तर का निर्माण करने, जी नहीं, उसमें निर्माण तो हमें नहीं करना होता है और व्याख्या भी नहीं करनी होती, उसमें तो हमें जस्ट टिक करना होता है ना। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें जो सही है वो छांटना होता है, जैसे कि अभी छांट रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनके डबल डबल ऑप्शन होंगे सही, ये दूसरा था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, नोट का क्वेश्चन है, ध्यान से करना पड़ेगा, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। यस, क्या शामिल नहीं है? लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ ए कल्चर, बिल्कुल जी, अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, तो ये शामिल है। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, यस, आपको कुछ स्किल्स भी एक्विजिशन करनी पड़ती है ना, एक्वायर करनी पड़ती है, कि आप समाज में किस तरीके से लोगों से मिलें, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, भाई ये कौशल है, इनको करना पड़ता है, ठीक है। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ये भी बात सही है भाई। एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ, सही बात है। जेनेटिक ट्रांसमिशन, यस, अनुवांशिक संचरण का, ये तो हेरिडिटी की चीज आ गई। और समाजीकरण क्या है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा और नहीं है, क्योंकि नहीं है तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट टर्म or phrase does Piaget use for mental structures which are the building blocks of thinking? Very easy question. मानसिक संरचनाएं जो चिंतन निर्माण के प्रखंड हैं, पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? और ये किया है स्कीमा, स्कीमा इसी को कहते हैं भाई, ठीक है, या अवधारणाएं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25।
अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे स्वयं अपने आप से बोलते हैं उसको क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच। ठीक है जी, प्राइवेट स्पीच, या इसको हिंदी में कहा जाता है निजी भाषा। ठीक है जी, निजी भाषा कहा कि भाई बच्चे जो हैं अपने आप से बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? वो क्या है? अहम केंद्रित होते हैं? जी नहीं, ऐसा तो वाइगोत्स्की ने तो नहीं कहा है। अपने कार्य को दिशा देने के लिए, वेरी गुड, अपने कार्य को दिशा देने के लिए ऐसा करते हैं बच्चे। कई बार शायद आप भी करते होंगे, जब हमें अपने आप को कुछ नियंत्रित करना होता है तो हम कई बार बोलकर नियंत्रण देते हैं अपने आप को। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित नहीं, कई बार आपने देखा होगा अकेले में ही बोलते हैं, ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं है उन्हें। ये आंसर नहीं होगा। बातूनी होते हैं, बातूनी होते तो है लेकिन बोलेंगे नहीं हम, तो ये भी नहीं होगा। मिनटू से ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा आंसर सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अधिगम अशक्तता वाले चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होते हैं भाई? हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इवन हाई आईक्यू वाला बच्चा भी लर्निंग डिसेबल हो सकता है। ठीक है, हैव लो आईक्यू, अगेन वही बात है, नहीं होगा। हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, ये बात सही जा रही है। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, बिल्कुल सही बात है। और इसको हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। ठीक है, और जो कि एक काइंड है, एक टाइप है किसकी? अधिगम अशक्तता की या लर्निंग डिसेबिलिटी की। आगे भी देख लेते हैं। इजीली रिकॉग्नाइज एंड कंप्रीहेंड साइट वर्ड्स, नहीं, इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनको क्या होता है? कंफ्यूजन रहता है लेटर्स और अल्फाबेट्स में। और हमारा आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज क्रिएटिविटी? सृजनात्मकता क्या है? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। आगे भी देख लेते हैं। क्रिएटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन IQ अबो 200, अबो 200 IQ होता है क्या किसी का? बिल्कुल गलत बात है। द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट रेफर्स टू स्किल्स एंड डिपेंड्स ऑन द एक्यूमुलेटेड नॉलेज, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं भाई। ए फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिपेंड्स ऑन हैवीली ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर सही है ऑप्शन नंबर 1। क्या? समस्याओं के मौलिक और अपसारिक समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। देखिए मौलिक क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है भाई? जो सिर्फ मेरा है, मैंने उसको बनाया है, मैंने उसको सोचा है, वो मौलिक होगा या ओरिजिनल होगा। और वही अपसारी क्या होता है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब एक ही समस्या के कई समाधान सोचना। और यही पहचान है किसकी? क्रिएटिविटी की। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही। अब चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। A lot of children in India, especially girls, do household chores before coming to school and after going back from school. ठीक है, भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, करते हैं, मैक्सिमम करते हैं। What do you think a teacher should do regarding homework in this context? ठीक है भाई, ऐसे बच्चों को अगर गृह कार्य देना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देख लेते हैं जी भाई। आस्क द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन टू गेट ट्यूशन, ट्यूशन के लिए आपको कहना भी नहीं है, भूल के भी। ठीक है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए, दंड देना अलाउड नहीं है भाई, गलत बात है। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है, बिल्कुल सही बात। हमारा NCF 2005 भी यही कहता है कि बच्चे को वो कराओ जो उसके घरेलू जीवन से उसको जोड़े। लास्ट भी देख लेते हैं। The teacher should ensure that children wake up early in the morning and stay, ये क्या मतलब हुआ भाई? ठीक है, आप उनका टाइम टेबल थोड़ी बनाओगे, गलत बात है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही। The teacher should give homework that connects the learning at school to the children's lives at home. उनको काम ही ऐसा दो जो हाउस होल्ड से वो देखकर समझ पाए, सीख पाए। ठीक है, तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है? बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्या? फिर वो प्रभावी क्या रहा? गलत बात है।
बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। देखो सम्मान तो करना ही पड़ता है ना, हमने यही सीखा भाई। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, ये बात सही है। स्कैफोल्डिंग करता है, टीचर गाइड करता है, सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है उनकी लर्निंग को, ये बात बिल्कुल सही है। तो सारी बातें कह दी इन्होंने। द चिल्ड्रन आर ऑलवेज एनेक्शियस एंड केप्ट ऑन देयर टोज सिंस द टीचर कीप ऑन रेगुलर टेस्ट। नहीं रेगुलर टेस्ट लेते रहेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। ओके चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30th। प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वुड। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। असंबद्ध मतलब डिस्कनेक्टेड, आप कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी चांद की बात आप उठा लाए, कभी आप मेंटल की बात उठा लाए, कभी कोर की बात उठा लाए, कभी आप फिर पेड़ पत्तों पर पहुंच गए। ऐसे काम नहीं चलता है भाई। अगर आप डिस्कनेक्टेड चंक्स, चंक्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं नॉलेज के, उससे क्या होगा। मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर्स टू गेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यही बात बिल्कुल सही लग रही है भाई। आगे भी देख लेते हैं। मेक रिकॉल ऑफ ईजियर, नहीं रिकॉल कैसे होगा, वो तो जो आता है वो भी भूल जाएगा। अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में नहीं, सहायता कैसे करेगा भाई, बिल्कुल भी सहायता नहीं करेगा, बिल्कुल नेगेटिव है। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा, आसान कहां से रह गया, ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर 1 ही होगा सही। क्या मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर्स टू गेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो लेक्चर का। होपफुली आपको काफ़ी बातें समझने को मिली होंगी। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद पवित्रा एकेडमी।